Students, in general, we say that the fertilization is matured sperm and matured ovum. But आप तो जानते हो कि this ovum is not the matured. और आपको ये भी पिछले कई क्लासेस में बताया गया है कि after ovulation the ovum have to release, but this is not the real ovum. This is the secondary oocyte. That means when sperm and ovum have to fertilize in the time, meiosis second division have to complete and form the ovum. तो ये सेकंड स्टेप में होगा. अब सपोज ये एक ओवम को बताया जा रहा है. सपोज दिस इज द ओवम एंड दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम, आउटर मेम्ब्रेन. इसमें से कई लेयर होंगे. दिस इज द न्यूक्लियस and this is the vitelline membrane इसके आउट में. और मैंने आपको कहा था कि ओवुलेशन में ये मेम्ब्रेन भी इसके साउथ आउट होते हैं. तो ये जिसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ इज द न्यूक्लियस. एंड ये जो आप लेयर देख रहे हो अंदर में डबल लेयर के फॉर्म में, इट्स द जोना पेलुसिडा. जोना पेलुसिडा. और ये जो बाहर देख रहे हो इट्स द कोरोना रेडिएटा. कोरोना रेडिएटा. और ये वाइटिलियन मेम्ब्रेन के फॉर्म में है. वाइटिलियन मेम्ब्रेन के फॉर्म में है. और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो देख रहे हो दिस इज द ओवम. बट रियली इट नॉट द ओवम. रियली इट्स द सेकेंडरी oocyte. ये ओवम जिससे मैं कह रहा हूँ ये रियली सेकेंडरी oocyte, because in the menstrual cycle of the female, secondary oocyte out from the ovary and they implant and generally fall down, in not implant, fall down in generally fallopian tube. It called the, that means secondary oocyte released from ovary and fall down in the region of fallopian tube. So this is the structure of secondary oocyte, not the ovum, but in general we say the ovum. That means in case of the ovulation we generally say that ovum released from ovary, but it not true. That is a secondary oocyte released from ovary. And in the time of the fertilization, that ovum secondary oocyte converted into the ovum, real ovum. So this is generally say that ovum, but it not the ovum. And in the time of the fertilization, when sperm contact with this secondary oocyte, or in general you say that ovum, तो ये contact करेंगे and the tail part. ये जब contact होते हैं, sperm and ovum have to contact. ये ovum, ये sperm secondary oocytic form में जब ये contact होते हैं, in the time it called syngamy. syngamy. ये एनिमल के रेस्पेक्ट्स में ये डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना. When sperm and ovum, जिसको मैं ovum कर रहा हूँ, इन जनरली इट सेकेंडरी oocyte है, बट अभी ovum कह रहा हूँ, ये ovum ही कहते हैं, बट रियली इट सेकेंडरी oocyte. When sperm and ovum contact in the time of fertilization, in the time of fertilization, then called syngamy. इसी को syngamy कहते हैं. यानी जब दोनों आपस में कांटेक्ट होंगे तो इसी को syngamy कहेंगे. देन इट कॉल्ड द syngamy. अब देखना ध्यान से, ये जो ओवम का लेयर है इसमें इसके स्टेप्स को क्लियर कर रहा हूँ. When sperm contact with the ovum, but really it's the secondary oocyte, then you know when sperm contact with secondary oocyte, in that time meiosis second division have to complete, and this secondary oocyte converted to ovum and second polar body have to release. तो ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट में से अब जो होंगे, जैसे ये कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट करते ही इसके अंदर में meiosis सेकेंड डिवीजन वेरी क्विकली कंप्लीट होगा. और जैसे ये स्पर्म कांटेक्ट कर रहा है उस समय ही इसमें meiosis सेकेंड डिवीजन कंप्लीट हो रहा है. दैट मीन्स meiosis
सेकेंड डिवीजन कंप्लीट। बट कब कंप्लीट हुआ? आफ्टर सिनगैमी। सिनगैमी के बाद, दैट मीन्स स्पर्म एंड ओवम के मिलने को सिनगैमी कहते हैं। तो मियोसिस सेकंड डिवीजन कंप्लीट आफ्टर सिनगैमी, और ये मियोसिस सेकंड डिवीजन हो रहा है ओवम के अंदर। जब ये मियोसिस सेकंड डिवीजन कंप्लीट होगा तो इसमें से सेकंड पोलर बॉडी बनेंगे, और सेकंड पोलर बॉडी इस जगह पे आ जाएंगे। ये बहुत ही छोटा होगा, एंड दिस इज द सेकंड पोलर बॉडी। दिस इज सेकंड पोलर बॉडी। ये सेकंड पोलर बॉडी जो रियल में ओवम के पार्ट हैं उस रियल पार्ट से रिलीज आउट हो जाएंगे, और ये जो स्पर्म्स है ये इस लेयर को डिसॉल्व करता हुआ अपने जो भी इसके अंदर में इस न्यूक्लियस के पार्ट हैं उस न्यूक्लियस को इसके अंदर रिलीज करेंगे। ये धीरे धीरे इसके अंदर एंटर करेगा और कंप्लीटली एंटर कर जाता है और डिसॉल्व हो जाता है। इसके सारे पार्ट, केवल न्यूक्लियस अंदर जाते हैं, और अंदर जाते ही ये जो पार्ट है ये फिर से रिपेयर हो जाते हैं, बन जाते हैं, और इस तरह से कुछ पॉइंट्स हैपनिंग होते हैं जिसको आप आगे क्लास में देखोगे। बट अभी आप इस पे फोकस करो कि मियोसिस सेकंड डिवीजन कंप्लीट हो रहा है, सेकंड पोलर बॉडी बन रहे हैं, और ये जो स्ट्रक्चर आप बना इट्स द रियल ओवम। ये रियल ओवम है। तो आपको क्लियर हो गया कि इन द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, इन द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन आफ्टर सिनगैमी, आफ्टर सिनगैमी ओवम कंप्लीट मियोसिस सेकंड डिवीजन, जिसको ओवम कहते हैं, रियल में वो ओवम नहीं है, वो सेकंड पोलर बॉडी है। दैट मीन्स सेकंड पोलर बॉडी कंप्लीट मियोसिस सेकंड डिवीजन एंड फॉर्म सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी एंड डेवलप्ड ओवम। अब जो ओवम बनेगा ये सेकेंडरी पोलर बॉडी और ओवम जो बन रहे हैं ये कंप्लीट फॉर्म में बनेंगे। इसको जिसको ओवम कह रहे थे रियल में ये सेकेंडरी oocyte है। दैट मीन्स ये बार बार हमें बताना पड़ रहा है, और आप सबको एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि इन द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन आफ्टर सिनगैमी ओवम कंप्लीट मियोसिस सेकंड। ओवम जिसको मैं कह रहा हूं वो रियल में सेकेंडरी oocyte है, एंड सेकेंडरी oocyte कंप्लीट मियोसिस सेकंड डिवीजन एंड सेकंड पोलर बॉडी एंड डेवलप्ड ओवम फॉर्म्ड, एंड डेवलप्ड ओवम फॉर्म्ड होगा, और ये बन जाएंगे। तो ये जो बनेंगे किस जगह बनेंगे, तो जरा देखो डायग्राम में। ये जो कंडीशन है इसमें से कोई एक स्पर्म, एनी वन स्पर्म हैव टू कांटेक्ट विथ ओवम, एंड व्हेन कांटेक्ट then form the syngamy, and when syngamy have to complete then they convert into real ovum, real ovum में convert होगा and convert and form the second polar body, और इस समय second polar body का formation होगा। तो second polar body और ovum का formation real में कहाँ पर हो रहा है, तो fallopian tube में हो रहा है। that means आप कह सकते हो नोट के फॉर्म में कि complete ovum formed inside fallopian tube, inside fallopian tube, fallopian tube के अंदर बनेंगे in the time of fertilization, fertilization के समय पे यहाँ पर बनेंगे। तो ये बात याद हो गया, समझ में आ गया। दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन होगा तभी ओवम रियल में बनेंगे, और सिनगैमी के पॉइंट के बाद ही ये ओवम कंप्लीट स्ट्रक्चर्स को गेन करेंगे, और जो लेयर इसका रैप्चर्ड हो रहा था वो लेयर वापस बन जाएंगे। ये सेकंड स्टेप है जो फर्टिलाइजेशन में कंप्लीट हो रहा है। अब फर्टिलाइजेशन के इसके बाद क्या हो रहा है, अगले स्टेप।
Students, in this session we described about the remaining part of fertilization. Now explain acrosomal reaction in fertilization. You know, this is the ovum and this is the sperm. Sperm and ovum is made and acrosome present different type of chemicals and enzyme, and this acrosome when contact with the ovum and their membrane, then it complete the acrosomal reaction and fertilization have to start. So, this acrosomal region when contact with the membranous part of ovum, then start the acrosomal reaction. You know, this is the outer membranous and follicular layer, it is called corona radiata. Corona radiata, it is corona radiata, this is the outer layer and follicular layer. This is the second layer, is known as zona pellucida. Zona pellucida. This is the third layer and it called as cell membrane of ovum. It is the cell membrane of ovum, and in between zona pellucida and cell membrane found perivitelian space. Perivitelian space present in that region. This is the cytoplasmic part of ovum, cytoplasm of ovum, and this is the nucleus. So, this is the cellular part and membranous part in ovum. आप जानते हो कि जब ओवुलेशन होता है, in that time many protective membrane have to present, that is corona radiata, zona pellucida, cell membrane of ovum, etc. So, many protective membrane have to present in that ovum. So, ovum is not normally, this is the ovum, this complete part is ovum and their membranous part released in the time of ovulation and enter into the fallopian tube. अब देखो इसमें जो भी पोजीशन हो रहे हैं फर्टिलाइजेशन में, all the condition happen inside fallopian tube, because in the region of the vagina when contact the sperm in liquid part of the vaginal region, that the capacitation of the sperm have to achieve. After that they passes from the upper region of the uterus, so uterine liquid also activated the sperms and acrosomal region also, and finally this sperm enter into the fallopian tube. When sperm enter into fallopian tube and in this region found ovum after ovulation. So, if ovum present, then ovum and sperm have to meet and fertilized, have to complete. In this time acrosomal region of the sperm have participate into many type of the specific reaction, that is called as acrosomal reaction. So, acrosomal reaction happen in that time and this reaction is complete inside fallopian tube. You know, fallopian tube is a complete tube like structure, and in the region of the ampulla mainly fertilization happen. Sometime in between ampulla and isthmus, it also the chance to fertilization. So, ampulla and isthmus also is the place for the fertilization. So, this is the fertilization point and sperm have to move, because moving capability is present in sperm and it is the random movement, and tail have to lashing movement have to present. So, sperm have gradually moved and contact directly into the ovum and their membrane. So, when this sperm have to move from this region and contact with this region, then start acrosomal reaction. So, students, this is the nucleus and this is the acrosomal part, this is the nearest centriole, far centriole, and many mitochondria, small granular part, that is called Devane current present in that region, and tail also. So, this is the combination, and this combination of the sperm and ovum is called as syngamy. Syngamy. So, when sperm and ovum have to combine, then it called syngamy, and after syngamy start the reaction of acrosome. So, this is the acrosome and different type of chemical present in that region, and the cell membrane of the sperm have to dissolve
and acrosomal membrane also dissolve and they releases their chemical in that region. So at first dissolve the corona radiata. Now this type of condition happen, but which type of reaction is properly depend and complete in that region we explain in brief diagrammatic part. So इसी को मैंने briefly बनाया है. Now this structure is the ovum and their membrane, and this is the complete structure of the zona pellucida. So it's the zona pellucida and their structure. This is complete part of the corona radiata. मैंने इसमें complete ना बना करके इसके एक section को बनाया है ताकि आप इसको clearly देख सको. This is the cell membrane of egg, or you say that ovum. So it is the cell membrane of ovum. Ovum को आप egg भी बोल सकते हो. And this is the region for perivitalian space. ये दोनों के बीच में जो space होता है it known as perivitalian space. तो ये सभी नाम यहाँ लिखा हुआ है और इसी को मैंने यहाँ पर दोबारा specified form में दिखाया है. Now inside this is region of the ovum. So this is the inside region of ovum, and here present the cytoplasmic part. So cytoplasm of ovum in that region, and this is the outer part of ovum. ये ovum का outer part है जिस part को दिखाया जा रहा है. अब देखो इसमें कुछ specific structure को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको गौर करना है. Corona radiata is the follicular form and they combine with the help of hyaluronic acids. इसके कारण ये इस प्रकार से सबसे बाहर में है. Second layer is zona pellucida. So it's the first layer, outer layer. Second is zona pellucida, and in zona pellucida the some region sperm have to combine, and particular region of the sperm have to combination point is known as ZP3. It is a proteinous part. This ZP3, suppose this also the ZP3, this ZP3 is the proteinous part. So complete name is zona pellucida 3. Zona pellucida 3. It is a specific protein. So it is protein. So a special protein region present in upper part of the zona pellucida, and that point is known as ZP3. This structure and this structural form and the structural basic idea given by Wasserman and Selling. So ZP3 idea was given by Wasserman and Selling. First time this structure observed with the help of Wasserman and Selling in 1989. इसलिए बहुत पुराना नहीं है, ये नया है. और दिस स्ट्रक्चरल पार्ट सीन बाय वासरमैन सेलिंग, इन्होंने इसको देखा था और कहा था कि ZP3 स्पेशल पॉइंट प्रेजेंट अपर पॉइंट ऑफ द जोना पेलुसिडा इन मैनी रीजन एंड स्पर्म कॉन्टैक्ट इन दैट पार्ट. और जब भी स्पर्म आएगा इसी कॉन्टैक्ट पार्ट्स के थ्रू अंदर एंटर करेगा. सो व्हेन एंटर इन दैट रीजन ऑफ द कोरोना रेडिएटा, आफ्टर दैट व्हेन दे कॉन्टैक्ट टू द जोना पेलुसिडा region is the particular, it called as ZP3. It's the proteinous region, and this proteinous region have to attract the sperm and the same species, and here present some structural part. इस लेयर के पार्ट में पूरे रीजन पे कुछ स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटी फर्टिलाइजन एंड फर्टिलाइजन. स्पर्म के ऊपर में एंटी फर्टिलाइजन होगा और ओवम के ऊपर में फर्टिलाइजन होगा. इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी इन जनरल बात करता हूँ. तो दैट इज जोना पेलुसिडा का पॉइंट्स है, ZP3 प्रोटीनस पार्ट है, स्पेशल पॉइंट्स है जहाँ पर स्पर्म कंटेक्ट करेगा. ये पेरीवाइटलियन स्पेस, सेल मेम्ब्रेन इज द थर्ड पार्ट. और ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है जो साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में प्रेजेंट्स है. आपको जिससे मैं ओवम कह रहा हूँ आप जानते हो इट्स नॉट द रियल ओवम, इट द सेकेंडरी साइट. एंड व्हेन sperm contact with ovum, or you say that syngamy, in that time this ovum convert into the really ovum and metaphase second. So you say that meiosis second have to complete, and meiosis second when complete, in that time other step also involved, and ovum and second polar body have to form, and this ovum participate into fertilization. तो यहाँ पर जो भी अभी प्रोन्यूक्लियाई फॉर्म है इसमें वो अभी सेकेंडरी ओसाइटिक फॉर्म में है. फर्टिलाइजेशन के टाइम पे वो सेकेंडरी ओसाइट से ओवम में और सेकंड पोलर बॉडी में खत्म होगा, सेकंड पोलर बॉडी से आउट हो जाएंगे, जिसको मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ. अब देखो
इसमें क्या हो रहा है इसको ब्रीफली मैं आपको बता रहा हूँ और इसको आपको अच्छी तरह से देखना है। अब जैसे मान लो ये स्पर्म्स है, सपोज दिस इज द स्पर्म्स एंड स्पर्म इसमें आकर के कांटेक्ट हुआ, and this is the nucleus, this is the acrosome and the centriole and nivencont। बच्चों ऐसा एक स्पर्म तो आएगा नहीं, मैनी स्पर्म्स हैव टू कंटेक्ट। अब मान लो कुछ स्पर्म यहाँ पर है, कुछ इस रीजन को क्रॉस कर गया, अभी जनरल में स्पर्म को ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ इस रीजन को भी क्रॉस कर गया, कुछ जो है इसके अंदर और आ रहे हैं। तो इसमें अभी 2-3 ही देखो, कुछ अभी दूर हैं जो अभी तक इसमें एंट्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं ले पाए हैं बट आ रहे हैं। अगर ऐसा हो और बहुत सारे स्पर्म इसके अंदर एंटर कर जाए तो ये फर्टिलाइजेशन डैमेज हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन नॉट कंप्लीट, क्योंकि इस तरह से पॉलीस्पर्मी हो जाएगा। पॉलीस्पर्मी कंडीशन आप जानते हो कि व्हेन मोर देन वन स्पर्म एंटर इनसाइड ओवम देन इट कॉल्ड द पॉलीस्पर्मी एंड इट स्टॉप द फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट होने नहीं देगा। हाँ, सम टाइम इट ऑल्सो टू टाइप पॉलीस्पर्मी, पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी, फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी, वो क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। बट इन जनरल अभी आप देखो कि जब भी स्पर्म आकर के कंटेक्ट करेगा तो इसमें फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस होंगे। अब जैसे स्पर्म कंटेक्ट कर रहा है, एक एक करके बता रहा हूँ, सभी में ध्यान दो क्या हो रहा है। इन दैट टाइम डिजोल्व द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डिजोल्व द एक्रोसोमल लेयर। जैसे डिजोल्व हुआ, आफ्टर दैट दिस एक्रोसोम रिलीज हाइलोरोनिडेज एंजाइम। ये हाइलोरोनिडेज एंजाइम रिलीज करेगा। हाइलोरोनिडेज एंजाइम इस एक्रोसोम से रिलीज होगा एंड इसके बाद ये सिक्रीट करेगा हाइलोरोनिक एसिड, सिक्रीट हाइलोरोनिक एसिड। और हाइलोरोनिक एसिड इस जगह पे जो भी कॉम्बिनेशन पॉइंट है इनके फॉलिकल के बीच में इन पे रिएक्शन करेगा और इनको डिसॉल्व करेगा और इनके पॉइंट्स जो होंगे यहाँ से डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा और ये फॉलिकल इस जगह से डिसॉल्व होगा, लूज होकर के ये दूर दूर चले जाएंगे। और इसी समय यहाँ से दूसरे जो एंजाइमेटिक पार्ट है लाइसोसोम रिलीज होगा, लाइसोसोम। एंड लाइसोसोम तो आप जानते हो डिसॉल्विंग केमिकल के फॉर्म में होते हैं एंड लाइसोसोम हैव पावर टू डिसॉल्व दिस रीजन और ये फॉलिकल को डिसॉल्व करना स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स व्हेन स्पर्म कांटेक्ट विद द कोरोना रेडिएटर in that region they releases hyaluronic acid first time and after that releases lysosome and hyaluronic enzyme secrete hyaluronic acid and this acid dissolve in that region and lysosome also dissolve in that region, so corona radiata and their follicular part have to dissolve and sperm have to entrance in that region। धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अब देखो कोई यहाँ ऐसा रिएक्शन कर रहा है और ये ऐसा रिएक्शन कर चुका है, क्योंकि ये मान लो यहाँ पर है और ये यहाँ पर है और ये यहाँ, यानी ये अंदर आ चुका है बहुत अंदर, यानी इसने कोरोना रेडिएटा के लेयर को लगभग पार कर लिया है। ये अभी सेकंड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे और ये सबसे बाहर है। तो ये भी इस तरह से इसने पार कर लिया। दैट मीन्स इसके साथ भी ऐसा रिएक्शन हो चुका है, यानी इसने भी हाइलुरोनिडेज एंजाइम रिलीज किया है, इसने भी लाइसोसोम रिलीज किया है, इसने भी ऐसा किया है, सब ऐसा कर रहे हैं, यानी इनके साथ भी ऐसा ही कंडीशन हो रहा है, यानी सेम कंडीशन इसने पूरा कर लिया। इसके अपर पार्ट यहाँ मेम्ब्रेन जो स्पर्म का सेल मेम्ब्रेन वो डिसॉल्व हो चुका है ऊपर वाले पॉइंट पे और यहाँ एक्रोसोम भी यहाँ से रिलीज हो रहा है। एक्रोसोम से ऐसे दो केमिकल जो हाइलुरोनिडेज और लाइसोसोम है रिलीज हो चुके हैं और इन दोनों ने मिल करके कोरोना रेडिएटर को डिसॉल्व कर दिया। दैट मीन्स कोरोना रेडिएटर डिसॉल्व विद द हेल्प ऑफ hyaluronidase enzyme and lysosome and these are secrete in the region of acrosome। तो acrosomal reaction start है, चल रहा है, acrosomal reaction के कारण ऐसा हो रहा है। ओके, अब देखो ये स्पर्म्स को अंदर आना है तो इसको इसके साथ कांटेक्ट करना होगा। तो दिस स्पर्म कांटेक्ट विद द ZP3 पॉइंट और आप तो जानते हो ये डिसॉल्व फॉर्म में है, तो ये डिसॉल्व हो चुका है और इस समय ये यहाँ कांटेक्ट हो रहा है और अपने केमिकल को भी रिलीज कर रहा है और ये न्यूक्लियस है और ये सेंट्रियोल है और बाकी जो भी इसमें पार्टिकल्स हैं वो हैं। तो ये स्पर्म अब इसके साथ कांटेक्ट हो रहा है ना, स्पर्म कांटेक्ट विद ZP3 जोना पेलिस्टिडा 3 इन जोना पेलिस्टिडा लेयर। जोना पेलिस्टिडा के ऊपर जो भी लेयर हैं उसमें ZP3 जो पॉइंट्स है, जो प्रोटीन का पॉइंट है, इस पॉइंट पे स्पर्म कांटेक्ट हो चुके हैं। स्पर्म जब कांटेक्ट होगा तो
अब यहाँ से रिलीज करेगा एक्रोसिन। नाउ दे रिलीज एक्रोसिन। एक्रोसिन के अलावा इसमें रिलीज होगा प्रोटियोजेस, अदर प्रोटियोजेस रिलीज होगा। अब देखो एक्रोसिन, अब ये फर्स्ट सेकंड हो गया, वो रिलीज कर डिजोल्व कर दिया कोरोना रेडिएटा को। इसको इस जोना पेलिस्यूडा के लिए फर्स्ट मान लो, ऐसे तो थर्ड है, तीसरी बार निकल रहे हैं, और इसके लिए फर्स्ट है। और प्रोटियोजेस जो होते हैं ये इसको सेकंड मान लो इसके लिए, और दोनों के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो फर्स्ट ये रिलीज होगा, सेकंड ये रिलीज हो रहा है, थर्ड में एक्रोसिन, फोर्थ में प्रोटियोजेस, इस तरह से रिलीज हो रहे हैं। अब ये जब रिलीज हो रहे हैं तो ये जोना पेलिस्यूडा के लेयर को डिजोल्व कर रहे हैं। दैट मीन्स इन द रिलीजिंग पॉइंट ऑफ एक्रोसिन एंड प्रोटियोजेस डिजोल्व दिस पार्ट। और आप जानते हो प्रोटियोजेस एंजाइम जनरली पार्टिसिपेट टू डिजोल्व द प्रोटीन, तो ये भी डिजोल्व हो रहा है, और ये भी डिजोल्व होने के बाद ये स्पर्म इसके अंदर एंटर कर रहा है। सो स्पर्म एंटर इनसाइड, पाथ मिल गया, स्पर्म जो है यहाँ से अंदर आ गया। अब स्पर्म जब यहाँ से अंदर आ रहा है तो ये इस तरह से, अभी आप जानते हो डिजोल्व हो चुका है, एक्रोसोम भी डिजोल्व हो चुका है, तो डिजोल्विंग फॉर्म यहाँ पर है, बाकी जो है कंप्लीट फॉर्म में ऐसे ही बना हुआ है इसमें निवेन कर्ण, यानी ओनली द हेड रीजन हैव टू डिजोल्व एंड स्पर्म कंप्लीटली एंटर। और एंटर करते ही ये जो पार्ट्स होते हैं ये पार्ट फिर से रिपेयर हो जाएंगे, और ये पार्ट रिपेयर होकर के फिर से बंद हो जाएंगे, और ये जो इसका ओरिजिनल फॉर्म था इसको क्विकली ये रिगेन कर लेगा, रिफॉर्म कर लेगा। सो रिफॉर्मिंग कैपेसिटी ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस जोना पेलिस्यूडा, बहुत क्विक रिफॉर्म करेगा अपने आप को। और ये स्पर्म अंदर आ चुका है। स्पर्म देखो किस रीजन पे है, ये है पेरीवाइटलिन स्पेस पे, स्पर्म अंदर आ चुके हैं। अब स्पर्म आकर के बस इसको कांटेक्ट करेगा, स्पर्म इससे कांटेक्ट कर रहा है। अब ये स्पर्म जब इससे कांटेक्ट कर रहा है तो ये जो रीजन है इस रीजन पे भी स्लाइट अमाउंट में एक्रोसिन एंड प्रोटियोजेस इसमें रिलीज होंगे, तो इसमें स्लाइट प्रोटियोजेस एंड स्लाइट अमाउंट ऑफ एक्रोसिन ऑल्सो रिलीज, यहाँ रिलीज होगा, और रिलीज होते ही सेल मेम्ब्रेन ऑफ ओवम ये डिजोल्व होगा यहाँ से। सेल मेम्ब्रेन ऑफ ओवम डिजोल्व होने के बाद अब जो है ये पूरे के पूरे स्पर्म अंदर आएंगे कंप्लीट। अब एक बात याद रखना कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग विच पार्ट ऑफ द स्पर्म हैव टू एंटर इनसाइड ओवम, तो आपको बोलना होगा कंप्लीट पार्ट ऑफ द स्पर्म एंटर इनसाइड ओवम इन ह्यूमन एंड अदर मैमल ऑल्सो, बट some other animal not belong to mammal, only the head region and middle region enter inside ovum and tail region is released outside। जब ये एंटर होता है तो टेल बाहर ही टूट जाते हैं, और उसमें से कुछ ही रीजन जो होते हैं वो एंटर करते हैं। बट आपको मैं ह्यूमन बीइंग यहाँ लिखा है मैंने फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, सो ये ह्यूमन बीइंग के फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, तो इसमें ये कंप्लीट एंटर होगा। सो स्पर्म जो होगा जब कंप्लीट एंटर होगा तो यहाँ से एंटर होने के टाइम पे इसका न्यूक्लियस रिलीज हो जाएगा। तो न्यूक्लियस जो होता है ये इसके अंदर आ गया है प्रोन्यूक्लियस के फॉर्म में, और इसमें जो नियरेस्ट सेंट्रियोल है जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ये भी आ चुका है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ऑल्सो एंटर इनसाइड ओवम, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी आ चुका है। और ये जो आप देख रहे हो इसमें निवेन कर्ण जिसको हम बोलते हैं, निवेन कर्ण माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में होता है, तो निवेन कर्ण भी इसके अंदर आ चुका है, निवेन कर्ण एंटर। तो ये 3 पॉइंट जो होते हैं ये स्पर्म का है मेन पार्ट जो ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर कर चुके हैं। तो क्या क्या एंटर कर चुका है देखो, न्यूक्लियस, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड निवेन कर्ण इज एंटर एंड एक्टिवेटेड फॉर्म। और जो बाकी स्पर्म के पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट, जैसे उसके सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्मिक पार्ट बहुत ही रेयर हैं, कम है लेकिन है, और इसमें जो फार सेंट्रियोल है, डिस्टल सेंट्रियोल जिसको बोलते हैं, वो सभी इसके अंदर आकर के डिजोल्व हो जाएगा। ये सभी को, ये जो ओवम का साइटोप्लाज्म है वो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से उन सबको डिजोल्व कर देगा। दैट मीन्स ये सब डिजोल्व हो जाएगा। और इस समय ये केवल न्यूक्लियस,
प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और निवेनकरण का ही एंट्रेंस होगा। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है, ये जो आप जानते हो कि जब ऐसा कंडीशन होता है, स्पर्म इनको मिल जाता है, तो ये न्यूक्लियस के जो पॉइंट्स में मैं दिखा रहा हूँ, ये सेकेंडरी साइट है, ये मेटाफेज म्योसिस सेकंड करेगा और म्योसिस सेकंड करने के बाद ये बनाएगा ओवम एंड सेकंड पोलर बॉडी। तो म्योसिस सेकंड करते समय स्पाइनल फाइबर की नीड होगी, इसके पास कोई सेंट्रियोल नहीं है, उस समय स्पर्म का जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ये ही हेल्प करता है इसके कंडीशन को बनाए रखने के लिए, स्पाइनल फाइबर को बनाने में, और निवेनकरण एनर्जी देता है और बाकी पार्ट डिसॉल्व हो जाता है। ये जब एंटर होता है तो इसको इस तरह के कोन बनते हैं एक छोटा सा इस सेल मेम्ब्रेन के रीजन पे, इस कोन के रीजन को कहते हैं जनरली रिसेप्शन कोन, और ये जो कोन होता है रिसेप्शन कोन के फॉर्म यहाँ बनते हैं और ये स्पर्म अंदर एंटर कर जाते हैं उसके बाद, तो ये कंडीशन हैपन हो रहा है। तो आपने देखा कि स्पर्म जब अंदर एंटर हो रहे हैं तो सबसे पहले जब कांटेक्ट होता है तो ये हाइलोरोनिडेज एंजाइम एंड लाइसोसोम रिलीज करते हैं, तो ये जो कोरोना रेडिएटा होता है ये डिसॉल्व हो जाता है, फिर स्पर्म आगे बढ़ते हैं, ये अभी बढ़ रहा है लेकिन ये आगे क्या होगा उसको आप देखोगे, आगे ये भी बढ़ेगा लेकिन ये रुक जाएगा, क्यों रुक जाएगा उसको भी मैं बताऊंगा। नाउ दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ये पहली बार कुछ सेकंडों के अंतर से ही बहुत आगे बढ़ रहा है, एंड नाउ दे एंटर इनटू दे क्रॉस द कोरोना रेडिएटा लेयर एंड कंटेक्ट विद द जोना पेलिसिडा। व्हेन दे कंटेक्ट जोना पेलिसिडा देन दिस स्पर्म कंटेक्ट इन द रीजन ऑफ द ZP3 एंड दे रिलीज एक्रोसिन एंड प्रोटियोजेज एंजाइम, प्रोटियोजेज डाइजेस्ट द प्रोटीन एंड एक्रोसिन डिसॉल्व द जोना पेलिसिडा membrane. Now this sperm enter in that region, this region is called the perivitelline space. Now perivitelline space to contact with the cell membrane of ovum, when cell membrane of ovum they contact, in that time slight amount of proteoges and acrosin also release, and this cell membrane of the ovum have to dissolve, and nucleus, proximal centriole and nivenkern enter in that region and activated, but this sperm also enter in that region, but other part of the sperm have to dissolve. So in general you say that in the time of the fertilization in human being or other mammal, complete sperm enter inside ovum, but only nucleus, proximal centriole and nivenkern have to survive, and other part of the sperm have to dissolve or phagocytosis with the help of the cytoplasmic part of ovum. इसका मतलब ओवम जो होते हैं ये बाकी स्पर्म के पार्ट को डिसॉल्व कर देते हैं, बट इन अदर एनिमल ओनली हेड पार्ट एंड मिडिल पार्ट एंटर इन द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन, बाकी जो टेल पार्ट है वो बाहर ही रुक जाते हैं। तो ये कंडीशन यहाँ तक हुआ। अब देखो इसके आगे क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक तो समझ लिया आपने। इसके आगे टू टाइप के कंडीशन आते हैं कि सर यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सवाल आता है कि सर जब ये स्पर्म एंटर कर रहा है तो इसके पीछे भी तो स्पर्म है, वो भी तो एंटर कर सकता है, उनका क्या होगा? क्या वो भी एंटर कर जाएंगे या वो एंटर नहीं कर पाएंगे? वो कर गए तो फर्टिलाइजेशन फ्लॉप, और वो नहीं कर पाए तो फर्टिलाइजेशन सक्सेस। एक ही स्पर्म को एंटर होना है, एक ही प्रोन्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड प्रोन्यूक्लियाई ऑफ द ओवम को मिलना है, बाकी को नहीं। और बहुत ज़्यादा स्पर्म आ जाए दैट कंडीशन इज नोन एज पॉलीस्पर्मी, बट पॉलीस्पर्मी को रोकना है, तो पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए यहाँ पर कुछ कंडीशन होंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और टू टाइप ऑफ कंडीशन हैव टू प्रेजेंट, पॉलीस्पर्मी यहाँ जो हो रहे हैं उसको स्टॉप करना है, और पॉलीस्पर्मी को स्टॉप करने के लिए टू कंडीशन है। वन इज नोन एज फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी and second is called slow block polyspermy. Student, it is most important. In the NCERT book they write the fertilization point, but slow block and fast block also involve according to their reaction point, but उसको क्लियर नहीं किया है, बट इसको क्लियर मैं कर रहा हूँ और आपको इसमें डिटेल में जाना है और डिटेल में समझना है। इस तरह से जब आंसर्स आप याद करोगे समझोगे तो आपको फर्टिलाइजेशन के सारे पॉइंट बहुत इजीली याद भी रहेंगे और इसको रियल में समझ भी पाओगे। बट अब इसमें हो क्या रहा है इसको समझना है। अब देखो फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी ह्यूमन बीइंग में होता है या नहीं, इट नॉट कन्फर्म, मे बी प्रेजेंट or may be absent, but first block polyspermy present in the fertilization if in the water medium like sea urchin.
सी आर्चिन वाटर में रहते हैं उस समय उनके जो फर्टिलाइजेशन होते हैं उसमें फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी होता है, बट ह्यूमन में स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी इज कन्फर्म। स्लो ब्लॉक तो होता है, ये तो कन्फर्म है, बट फास्ट ब्लॉक होता भी है और नहीं है, इसके बारे में कन्फर्मेशन अभी तक क्लियर नहीं है, बट दोनों को आपको समझना है। अब देखो फास्ट ब्लॉक क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। इन दिस सेल मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम द आउटर पार्ट प्रेजेंट द पॉजिटिव चार्ज, बाहर पॉजिटिव चार्ज है, द आउटर membrane of the cell membrane of ovum present positive charge and inner region present negative charge। inner region जो देख रहे हो इसमें negative charge होता है। क्लियर? this is the sodium channel। ये जो भी हैं ये सब सोडियम चैनल है, सोडियम चैनल। These are also sodium channel, these are also sodium channel, जितने भी हैं सब सोडियम चैनल्स हैं। अब क्या होता है ध्यान दो, जैसे स्पर्म कांटेक्ट करेगा, मैं बात कर रहा हूँ फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी की, वेरी क्विक सेकंड में होता है। इन द टाइम ऑफ द स्पर्म व्हेन कांटेक्ट विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द एग, जैसे स्पर्म जो है यहां तक आना चाहिए, इसको इधर की बात नहीं कर रहा हूं, दिस स्पर्म हैव कांटेक्ट विद द सेल मेम्ब्रेन और ऑफ ओवम, जैसे कांटेक्ट करेगा वैसे ही ये जो चैनल्स है ये ओपन हो जाएंगे, सोडियम चैनल्स ओपन। अब तक सोडियम चैनल क्लोज थे, बट आफ्टर कांटेक्ट ऑफ द स्पर्म विद सेल मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम सोडियम चैनल हैव टू ओपन। जितने भी सोडियम चैनल्स है, सोडियम चैनल्स इसमें ओपन होगा, सोडियम चैनल्स ओपन। जैसे ओपन होगा बाहर से सोडियम अंदर एंटर करेंगे, सोडियम बाहर से अंदर एंटर करेंगे। और आप सभी नर्वस सिस्टम के टॉपिक में ये चैनल्स के पॉइंट कैसे वर्क करते हैं अच्छी तरह से देख चुके हो। सोडियम एंटर इनसाइड, सोडियम जैसे आएंगे तो अंदर जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ज़्यादा, सो पॉजिटिवली चार्ज इन इनर साइड, तो इनर साइड पॉजिटिवली चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और सारे पॉजिटिव चार्ज बाहर से अंदर आ गए तो बाहर जो होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो दे कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव चार्ज इस साइड में ज़्यादा हो जाएंगे एंड मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज इस साइड होगा एंड नेगेटिव चार्ज इन द आउटसाइड। ठीक है, अब देखो अभी तक आपने देखा था कि स्पर्म जब कांटेक्ट कर रहा था उस समय आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज था। It is most necessary when sperm contact with the cell membrane of the ovum, in that time if in that region have to positive then sperm have capable to contact। अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो अब कोई स्पर्म इसको कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, नेगेटिव चार्ज में स्पर्म कांटेक्ट नहीं करता है, यानी जब तक ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा तब तक तो ये स्पर्म अंदर आ चुका है। अब कोई दूसरा स्पर्म इसके साथ कांटेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि स्पर्म को कांटेक्ट होने के लिए पॉजिटिव मीडियम होना चाहिए। सो स्पर्म नीड टू पॉजिटिव मीडियम। अब तो सारे नेगेटिव हो चुके हैं, सोडियम चैनल गेट ओपन होने के कारण अंदर पॉजिटिव हो चुके हैं, अंदर पॉजिटिव होने के कारण अंदर जो पॉजिटिव का लेयर होता है ये बन चुका है, ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन ऑफ द पॉजिटिव मेम्ब्रेन, तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन चुके हैं पॉजिटिव के फॉर्म में। अब जो बाहर नेगेटिव है इसके कारण कोई स्पर्म इससे कांटेक्ट ही नहीं करेगा। अगर मान लो कोई स्पर्म बाहर पीछे पीछे आ भी रहा था, यहाँ तक आ भी गया है, तो उसके पास अब कोई पावर नहीं है कोई इसको कांटेक्ट कर सके, क्योंकि स्पर्म को कांटेक्ट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज होना ही चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। एक दो पॉजिटिव चार्ज भी इसको एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, है नहीं, पॉजिटिव नहीं होगा, कंट्रैक्शन नहीं होगा तो ये स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा, तो अच्छी बात है, पॉलीस्पर्मी ब्लॉक हो गया। सो इट्स कॉल्ड एज फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। बहुत क्विक होगा, सेकंडों में होगा, एक दो सेकंड के अंदर ये पूरा हो जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सी आर्चिन एंड जिनमें वाटर में फर्टिलाइजेशन होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर में जो ये सेल मेम्ब्रेन के पास जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी हो रहा है, उनमें ज़्यादा होता है। क्लियर? अब आते हैं सेकेंड, स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी present in human being. Slow block is confirmed in human. Confirm. It may be in human. Human में may be में रखा है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है,
तो ह्यूमन में ये तो स्लो ब्लॉक कंफर्म होगा। अब स्लो ब्लॉक कैसे होता है इसको इस जगह पे आऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं दिखाना चाहता हूँ स्लो ब्लॉक अलग से, फिर मैं इस जगह पे